नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनूप स्टडी जोन में। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक नया लुक टोपी। दरअसल टोपी लगाने का पीछे जो रीज़न है वो बाल बहुत गिर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि बाल को मुड़वा दीजिए, जिसकी वजह से बाल रुक सकता है। अगर आप लोगों के भी नज़र में कोई घरेलू अच्छा उपाय हो तो ज़रूर बताएं। फिलहाल हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु में हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय मानसून है, यानी कि जो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी है। तो मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो इस मानसून की हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि जब ये भारतीय मानसून आगे बढ़ता है तो कैसे दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा में डिवाइड हो जाता है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि कहाँ पर कितना बारिश करता है और कहाँ पे, मतलब जो भारत में मोस्टली जो ये जो बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा है, ये एक चक्रवात के निर्माण की वजह से, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यहाँ से भारत में जो बारिश होती है वो चक्रवातीय बारिश होती है। हम लोगों ने ये भी देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। फिर उसके बाद से लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय मानसून है, मान लीजिए पूरे भारत में तो प्रवेश कर गई, लेकिन क्या यहीं पे रहेगी? वहीं तो रहेगी नहीं, वहां से वापस भी आएगी, और कब आएगी, किस तरह से आएगी, इसका भी हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म भी देख लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि विंटर सीजन में भारत में जो आप लोगों ने सुना होगा पछुआ बिछो या पश्चिमी बिछो, तो उसमें कैसे बारिश होती है, कहाँ से पछुआ बिछो आता है, कहाँ पे कितना जो आपका तमिलनाडु के तट पे है वहाँ पे कैसे बारिश होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो भारतीय जलवायु है या जो भारतीय मानसून है, उनको कौन कौन से जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का तात्पर्य ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव में आने का मतलब ये है कि जो भारत में जो बारिश होती है, बारिश एक अच्छी खासी हो, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि है, कृषि यहाँ की मानसून पे आधारित है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ हो जाता है, तो किसान परेशान हो जाते हैं। कई बार किसान तो इतना कर्ज में डूब गए रहते हैं बेचारे कि आत्महत्या करने पे भी मजबूर होते हैं। तो खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन कौन से कारक यहाँ पे हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। वैसे तो जो मानक है, 16 मानक रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मुख्य रूप से जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसी से हम लोग संबंधित रखेंगे और इसमें हम लोग उसी को चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति, हिमालय, थार का मरुस्थल, तिब्बत का पठार, ITCZ, जेट, प्रति व्यापारी पवन, एल नीनो, ला नीनो। इसमें हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत कहाँ पे स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के मध्य स्थित है। यानी कि इसका नॉर्थ का कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन। अब यहाँ से जो भारत की जो मुख्य स्थलीय भूभाग है उसकी बात हो रही है। द्वीप समूहों की अगर बात किया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य भूमि की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे कि आपका ये जो तमिलनाडु में यानी कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी वहां पे जो मापा गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अब यहाँ पे आपके मन में और भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अक्षांश देशांतर, हालांकि पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर कुछ लोग नए हैं, यहीं से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब है, इसको ये जो विषुवत रेखा है,
इसके जब हम ऊपर में जाएंगे, ठीक है, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा ये, तो ये क्या है, अक्षांश है, अक्षांश रेखा। दक्षिण में जाएंगे ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये भी अक्षांश रेखा है। जबकि अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे अगर कर दें, ये क्या होगा, ये आपका हो गया देशांतर रेखा। 0 डिग्री है, ठीक। भारत की जो स्थिति है वो आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, फिर ये आप मान लेते हैं 30 है। आप जानते हैं कि भारत में के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी हुई है, कर्क रेखा, और ये कितने डिग्री पे है, तो ये है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से यानी कि 23.5 डिग्री पे है, और यहाँ पे 37.6 मिनट, यानी कि लगभग आपका मान लेते हैं कि यहाँ तक 30 होता है, ठीक। तो क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये है जो कर्क रेखा, आपको ये भी बता दें कि जो कर्क रेखा विषुवत रेखा से जब 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे क्या है, मकर रेखा, इनके बीच की जो जलवायु होती है वो कौन सी जलवायु होती है, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं और यहाँ पे गर्मी भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ हम इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। भारत की जो स्थिति है, सूर्य, हम लोगों ने देखा था कि सूर्य मार्च में विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, मार्च में विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, और जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ करता है, सूर्य जब उत्तरायण होना प्रारंभ करेगा तो जहां पे उसका मेन लक्ष्य ये होता है कर्क रेखा पे लंबवत चमकना, और ये जून में लंबवत कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। तो जब ये उत्तरायण होगा तो यहाँ पे जो ये प्लेस पड़ेंगे, ठीक है, जो भारत के जो क्षेत्र हैं, इसके रास्ते में जो भी क्षेत्र आएगा वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं, जानते हैं कि जो इस क्षेत्र में जो हवाएं हैं, अब इस क्षेत्र में क्या होगा, उच्च वायुदाब का विकास होगा, उच्च वायुदाब के विकास होने के कारण ये हवाएं कहाँ मूव करेंगी, लो प्रेशर की तरफ, और यहाँ से जब हवाएं जाएंगी तो कुछ अपने साथ में नमी ली हुई होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उच्चावच है, जो उच्चावच है यानी कि जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनके टकराने से यहाँ पे क्या होती है, बारिश, ठीक। तो और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें है आपका अरब सागर, पूर्व में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। इस प्रकार से आप भारत को देख सकते हैं कि भारत 3 तरफ तो समुद्र से ही घिरा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे विश्व की सारी जलवायु पाई जाती है। आप यहाँ पे ठंडा भी पाते हैं, गर्मी भी पाते हैं, बरसात भी पाते हैं, साथ ही साथ हिमपात भी देखने का मौका मिलता है। जब आप जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पे बर्फबारी भी होती है, तो उसका भी लोग लुत्फ उठाते हैं। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति भी भारतीय मानसून को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, वो यहाँ पे आने का रीजन है यह। फिर उसके बाद हम देखेंगे हिमालय, हिमालय की क्या भूमिका है भाई साहब। अब हिमालय की भूमिका का मानसून से क्या तात्पर्य है कैसे है, हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिज्म में कि जब ये हवाएं आती हैं
हवाएं जब विषुवत रेखा को जब पार करती हैं, पार करने के बाद से अपने दाएं तरफ मुड़ती हैं। दाएं तरफ मुड़ने के बाद से यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भाग में वो जो हवाएं हैं वो बट जाती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अरब सागर शाखा और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी शाखा। यहां से जो अरब सागर शाखा है वो क्या करे कि यहाँ पे आपका जैसे कुद्रेमुख, अन्नामलाई, ठीक है, डोडा बेटा, नीलगिरी इत्यादि पहाड़ियों पे यहाँ से मानसून गया और टकराया, उनसे बारिश कर दिया। उसके बाद से इसी में से कुछ शाखाएं आगे भी बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद से यहाँ पे जो आपका ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी से कुछ नमी प्राप्त की और उसके बाद से आपके जो ताप्ती मुहाना है, नर्मदा, ठीक है, उन सब क्षेत्रों में जाके बारिश कर देती है। उसके बाद से कुछ हवाएं सीधे निकल जाती हैं। यहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत चूंकि इन हवाओं के समानांतर पड़ता है, इसलिए आप देखते हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। हाँ, यहाँ पे है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर पे हवाएं वहां से जाके टकराती हैं और अच्छी खासी बारिश करती है। फिर ये आगे मूव कर जाती है। साथ ही में यहाँ पर से भी ये हवाएं तो जा रही हैं। अब ये हवाएं, कुछ हवाएं यहाँ पे जैसे कि कावेरी नदी बेसिन हो गया, कावेरी नदी बेसिन, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, इनमें से कुछ हवाएं प्रवेश कर जाती हैं बंगाल की खाड़ी शाखा और ये आकर यहाँ पे इन घाटियों में बारिश कर देती है। यहाँ पे पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। जबकि यहाँ से कुछ दर्रे भी निकले हुए हैं, जैसे पाल घाट, गोर घाट, सेनकोट्टा दर्रा इत्यादि जो भी दर्रे हैं, इनसे भी हवाएं प्रवेश करती हैं और उन घाटियों में घुस जाके बारिश कर देती है। ये जब हवाएं आगे अभी चल रही हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये नदी घाटियों से ही भारत में जा रही है, लेकिन अभी मुख्य इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट आगे पूरे भारत में तो जाना है। तो यहाँ पे आई, यहाँ से आपका जो हुगली मुहाना है वहां से फिर भारत में प्रवेश करती हैं और पश्चिम की तरफ मूव करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ से जो असम घाटी है, असम में है सुरमा घाटी, सुरमा घाटी से होते हुए ये जब हवाएं यहाँ पे जाती हैं तब यहाँ से अब कहाँ जाएंगी? क्योंकि जो अपना ये हिमालय है ये तो इनको ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक करने के कारण अब ये हवाएं जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ पे बारिश अच्छी खासी करती हैं। करने के बाद से फिर अब ये क्या करती हैं, हवाएं ऐसे मूव कर जाती है। यहाँ से मूव करती हैं और फिर आपके जो मैदानी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी कुछ बारिश करती हैं। अब जैसे जैसे हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, उनके नमी में कमी आती जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में ऑलरेडी बारिश कर चुकी हैं, तो अब धीरे धीरे शुष्क होती जा रही हैं, तो यहाँ की तुलना में इधर बारिश कम करती है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं क्या इधर मुड़ती? नहीं मुड़ती, ये सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती, जिससे प्रभाव क्या पड़ता कि ये क्षेत्र जो है बारिश से अछूता रह जाता, बारिश नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय का मानसून में क्या योगदान है। यहाँ से हवाएं आ रही हैं, यहाँ रुकी पड़ी हैं, यह जब टकराती हैं, ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट का भी निर्माण करती है। अब जब ये हवाएं यहाँ पे जब शुष्क हो चुकी रहती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, वहां पर भी आएंगे बिल्कुल, ठीक। तो हम लोगों ने देखा हिमालय पे, लेकिन अभी तो ये मानसून की बात हो गई। अब ये कहा जाएगा कि क्या ये सिर्फ गर्मी में, यानी जो भारतीय जो मानसून जो गर्मी में आती है, सिर्फ इसी को ही रोकता है कि उसका और भी कुछ कारण योगदान है? और भी है, ये शीत ऋतु में भी भूमिका निभाता है। शीत ऋतु में कैसे भूमिका निभाता है कि जैसे जब वो ये साइबेरियन जो हवाएं हैं,
साइबेरियन हवाएं आपको पता है कि बहुत ज्यादा ठंडी है, इतना ज्यादा ठंडी है कि हाड़ कांपने वाली है, बर्फ जमा देने वाली है। अगर ये जब हवाएं इधर से आती हैं, ये हिमालय ना होता, ये सीधे क्या होता, भारत में हवाएं प्रवेश करती और यहाँ पे जो जीवन है काफी, जो जनजीवन है काफी प्रभावित होता, क्योंकि इतना इस क्षेत्र में ठंड कर देता कि कहते कि लोग जम ही जाते। ठीक, तो इस प्रकार से हिमालय ठंडी में भी रक्षा का काम करता है और गर्मी में जो भारतीय मानसून है उनको विलुप्त यानी कि बाहर जाने से रोकता है और इस क्षेत्र में आपका बारिश होता है। अब इसके बाद से है आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का योगदान क्या है? देखिए, थार मरुस्थल जो है आपका ये जो राजस्थान वगैरह, कुछ पंजाब, कुछ क्षेत्र हैं, ठीक, और इधर पाकिस्तान वगैरह है, तो इन क्षेत्रों में थार मरुस्थल का विस्तार है। और आपको बता दें कि जो रेगिस्तान होता है, जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही ज्यादा ठंडा भी होता है। अब यहाँ पे इसका क्या महत्व है? मान लीजिए कि जब सूर्य कर्क रेखा पे जब लंबवत चमक रहा है तो ये क्षेत्र काफी गर्म है, क्योंकि इधर तो पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे ये आपका थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें जब यहाँ पे लंबवत पड़ेंगी तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली हीट जिसे बोलते हैं हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट उठेगी, कन्वेक्शनल करंट उठेगी और हवाएं जो है इधर से, इधर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो इनका जो टारगेट होता है यही पहुंचना होता है, हवाओं का टारगेट हमेशा कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ जाना होता है। तो यहाँ से अभी नमी ली हुई रहती है, जहाँ रास्ते मार्ग में अवरुद्ध मिलता है वहां पे बारिश करते हुए फिर आगे बढ़ती जाती है। तो थार का मरुस्थल का योगदान है। थार का मरुस्थल का योगदान ठंडियों में भी है। ठंडियों में कैसे है? ठंडियों में क्या है कि जो पछुआ विक्षोभ यानी कि पश्चिमी जो विक्षोभ है वो आकर यहाँ पे उतरती है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है ठंडी में, क्योंकि सबसे अधिक जब गर्म होगा तो सबसे ज्यादा ठंड भी होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ से फिर हवाओं का प्रभाव होता है। तो इन क्षेत्रों में भी कुछ बारिश होती है और हवाओं का मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार का क्या रोल है भाई? तिब्बत का जो पठार है उसका रोल ये है कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। यहाँ पे जब सूर्य कर्क रेखा पे जब चमकेगा तो ये जो जितने रीजन हैं सारे बहुत गर्म हो जाएंगे, तो उस समय तिब्बत का पठार भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इतना ज्यादा गर्म होता है कि यहाँ से भी कन्वेक्शनल करंट उठती हैं, लो प्रेशर बनता है, फिर यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो हिमालय है, हिमालय का जो सर्दियों में बर्फबारी होती है तो जो आप माउंटेन देखते हैं उस पर जमी रहती हैं और वहां पे जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो रिफ्लेक्ट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्बिडो। अब ये एल्बिडो ऊपर उठी, ये भी गर्म, ये भी गर्म, ये भी गर्म। अब ये क्या होती हैं, ऊपर में जाके क्षोभ सीमा के पास करीब 8 से 10 से 12 किलोमीटर के बीच में अब ये क्या होती हैं, जेट का निर्माण कर देती हैं, जिसमें आपने सुना होगा पूर्वी जेट, जो कि भारतीय मानसून को तेज करने में भूमिका निभाता है। तो क्या है, ये इन्हीं का एक जेट का निर्माण कर लेती हैं। और ये जेट कैसे चलती हैं हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका जो 3D रहता है तो आपको दिखता, चलने के बाद से वो क्या होती हैं, आकर यहाँ पर उतरती हैं। उतरने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है
और हवाएं जब उतरेंगी तो यहीं तो रहेंगी नहीं, यहाँ से फिर विषुवत रेखा को क्रॉस करेंगी और जो ये मानसून है जो भारत में आ रही है उनको ये पुश करती हैं, तेज करती है। तो इसलिए तिब्बत का जो पठार है उसका भी भूमिका है भारतीय मानसून को लाने में, तीव्र करने में। फिर इसके बाद से ITCZ। ITCZ क्या होता है? ITCZ के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक है, जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यहाँ पे जो हवाएं जो चलती हैं, ठीक है, इन हवाओं के चलने से उत्तर पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हैं जब आपस में आके जब मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ITCZ का निर्माण होता है। और ये जो क्या होता है, ये निम्न दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र। इनका क्या होता है कि जैसे जैसे चूंकि जब मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमक रहा था तो ITCZ भी यही थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तरायण होता गया सूर्य, वैसे वैसे ITCZ भी उसके आगे आगे चलता गया, उसके साथ साथ कह सकते हैं भी चलता गया। अब यहाँ पे जब चूंकि पठारी क्षेत्र है, अब पठारी क्षेत्र है तो ये ज्यादा गर्म होगा, तो सूर्य अगर यहाँ होगा तो ये थोड़ा सा जो ITCZ है उसका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से तो आगे आगे हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि निम्न जो दाब क्षेत्र है यहाँ पे आने के बाद से फिर जो हवाएं हैं निम्न दाब की तरफ यानी कि लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो इस प्रकार से ITCZ का योगदान है भारतीय मानसून को प्रभावित करने में या भारतीय मानसून को लाने में। इसके बाद से जेट का वही कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था कि जो ऊपर है 10 से 12 किलोमीटर की जो मध्य में यानी कि क्षोभ सीमा के पास जो हवाएं ये चल रही हैं, गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और आपस में घूम रही हैं, जेट का निर्माण कर रही हैं। यही जेट जब दक्षिण में यानी कि हिंद महासागर में आके उतरती हैं, उतरने के बाद से ये जेट क्या करती हैं, विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद से अपने केरल के नियम के अनुसार दाएं तरफ मूव करती हैं, यहाँ पे 2 शाखाओं में बंट जाती हैं और ये आकर और भारतीय मानसून को तेज कर देती है, ठीक है। हालांकि हम लोग जो जेट की है, जेट कैसे बनता है, क्या निर्माण होता है, क्या योगदान है, बहुत सारी चीजें जो भी उसकी विशेषताएं हैं हम लोग जेट वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि भारतीय हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं, इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, आप चाहे IAS के पेपर दे रहे हैं, चाहे PCS के पेपर दे रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सब चीजों में से कोई भी अगर आ जाए कि निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, 3 ऑप्शन दे देगा अलग और इनमें से एक कोई दे देगा, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 ऑप्शन कुछ और देगा, तीसरा ये ऑप्शन दे देगा, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, जो कंफ्यूज होकर इनमें से कोई नहीं भी मार के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इन सब चीजों को हमने ध्यान से देखा है, ध्यान से पढ़ा है, स्टडी किया है, तो हम बिल्कुल सही करके आएंगे। तो हम लोगों ने देखा जेट की, फिर इसके बाद से है आपका प्रतिव्यापारिक कोण। अब प्रतिव्यापारिक कोण क्या होते हैं, एंटीट्रेड क्या होता है, देखिए ये जब ये हवाएं जब ऊपर उठ रही हैं एल्बिडो से, यहाँ पे थार के डेजर्ट से, तिब्बत के पठार से, तो ये क्या है, ऊपर जा रही हैं, इनका तो भाई लक्ष्य है क्षोभ सीमा, लेकिन इनमें से कुछ हवाएं, क्योंकि जो वायुमंडल है अपना काफी सघन है, सघन होने के कारण करीब 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर जाकर और ये हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित होने के बाद से क्या होता है, ये ऐसे आती हैं, इनका भी ऐसे ही है रोटेशन या मूवमेंट कह सकते हैं, तो ये आकर इनका फिर वही है
हिंद महासागर में उतरेंगे। उतरने के बाद से जैसे विषुवत रेखा को क्रॉस किए, भारतीय मानसून ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है, फिर इसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो प्रति व्यापारिक पवन है, इसका भी योगदान है भारतीय मानसून को तेज करने में, या भारतीय मानसून की ये विशेषता है। इसके बाद से है एल नीनो। एल नीनो क्या है, हम लोग एल नीनो और ला नीना का भी क्लास देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चर्चा कर देते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो जो आप ग्लोब देखेंगे या जो वर्ल्ड की मैप है, हालांकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग मैप का जरूर इस्तेमाल करें, बिना मैप ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है। ठीक, तो जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो उसमें आप जब पॉलिटिकल मैप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में आपको दिखेगा पेरू, तो पेरू के तट से ही ये उठने वाली एक गर्म जलधारा है या गर्म जल राशि है। ये जो घटना होती है ये 3 से 8 वर्षों के मध्य होती है, लेकिन अब इनके जो काल हैं, जो समय है, काफी परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का विकास का होड़ मच रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो वैश्विक उष्णन हो रहा है, उससे क्या होता है कि हर जगह के जलवायु में, हर चीज में परिवर्तन होता जा रहा है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे टॉपिक ये है कि एल नीनो। एल नीनो वहाँ पेरू के तट से उठता है, और उठने के बाद से, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारा में बात होगी, अगर जब भी बात आए तो आप यही करेंगे, उसमें आंसर लगाएंगे कि प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे से उठती है। और उन क्षेत्रों में क्या होता है कि आगे बढ़ता है ये धारा, और जो भारतीय मानसून है, इससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है, क्योंकि उस समय जब यहाँ पे हाई प्रेशर बना होता है, जब ये धारा आएगा तो क्या होगा कि इधर की जो जलराशि है गर्म कर देगा। गर्म करने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, जो पहले स्ट्रांग बना हुआ था मानसून, वो कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से भारत में बारिश कम होती है, या फिर कह सकते हैं कि सूखा भी पड़ जाता है। तो एल नीनो, और एल नीनो कब उठता है वो बताते हैं कि 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को आपको पता है कि ईसा मसीह का जन्मदिन है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्मदिन है, और इसे बोलते हैं एल नीनो को ईसा का शिशु। तो इस प्रकार से इसे याद भी कर सकते हैं। इसके बाद से आपका एक लानिनो, लानिनो या लानीना कहा जाता है। जैसे ये एल नीनो है, ये एक गर्म जल राशि है, उसी प्रकार से उसका उल्टा लानीना है। जो लानीना है ये एक ठंडी जलधारा है, और लानीना के आने से जो भारतीय मानसून है ये और तेज हो जाता है। भारत में एक बार शायद 1998 में बाढ़ भी आने का कारण था लानीना, क्योंकि लानीना इतना ज़्यादा सक्रिय था कि इन सब क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो भारतीय मानसून है, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं, कैसे करते हैं, हम लोग अलग से जब एल नीनो ला नीनो पढ़ेंगे तो उसमें जो भी उसका जो सर्कुलेशन है, किस तरह से होता है, कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये दस्तक देता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल देखेंगे। डिटेल पढ़ेंगे तो हमें क्या कंसेप्ट के साथ साथ फिर उसको हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कि जो सिद्धांत है, जो भारतीय मानसून पे जो लोगों ने सिद्धांत दिया है, उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा किसने सिद्धांत दिया, जैसे तापीय सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद से डायनेमिक सिद्धांत किसने दिया, फिर उसमें जैसे जैसे मतलब थिंकर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद से फिर हम लोग कुछ जो कोपेन का है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण,
वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।